हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के मैथ्स का फंक्शन का टॉपिक लेकर आया हूं और आज के इस लेक्चर में मैं फंक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको फंक्शंस के डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज एंड प्री इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने इन लेक्चर्स को देखा होगा, और अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखें, तभी जाकर आपको आज के लेक्चर्स के अंडर जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमारे सिलेबस में इट मीन्स हमारे क्लास 11th और 12 जितने भी इंडिया के, हमारे देश में जितने भी बोर्ड्स हैं, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, उसमें जो 11th और 12 के सिलेबस में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन होते हैं। तो रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। रियल फंक्शन, और इसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। तो कोई भी फंक्शंस अगर एक सेट से दूसरे सेट में है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक फंक्शन यहाँ पर है जिसका नाम f है, और यह सेट a से सेट b में है, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर कुछ अगर मान लेते हैं, यहाँ पे गिवन कंडीशन, यहाँ पे एफ एक्स का कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन f सेट a से सेट b में है, तो यह जो डोमेन है, जानते हैं जो पहला सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, और जो बाद वाले सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में दिया गया है, तो फंक्शन का जो डोमेन होता है ए, जो कि डोमेन ऑफ फंक्शन f है, ये हमेशा सबसेट होता है। अगर ये हमेशा सबसेट होता है रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, दैट इज ए सबसेट ऑफ R। और कोडोमेन भी अगर रियल नंबर का ही सबसेट होता है, तो इस कंडीशन में इस तरह के फंक्शन को रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एंड B बिलोंग्स सबसेट ऑफ R, मतलब फंक्शन अगर एक सेट से दूसरे सेट में है, तो फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर या उसका सबसेट है, और फंक्शन का कोडोमेन भी अगर रियल नंबर या उसका सबसेट है, तो इस केस में इस तरह के फंक्शन को हम रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, f इज मैपिंग फ्रॉम n टू z, तो हम जानते हैं यहाँ पे यह डोमेन रियल नंबर का सबसेट है, एंड यह इंटीजर का सेट, यह भी रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट्स में इसके बारे में आपको बताया था। उसी तरह से एक फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 0 से नेचुरल नंबर में, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं यह जो फंक्शन का डोमेन है यह रियल नंबर का सबसेट है। दैट इज कह सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 0 से मिलकर जो सेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यह सबसेट है रियल नंबर का, और कोडोमेन n यह भी सबसेट है रियल नंबर का। तो यह फंक्शन g भी एक रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में आपको याद रखना है कि जितने भी फंक्शंस हम स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन ही होंगे, ठीक है। अब किसी भी रियल फंक्शंस का डोमेन, कोडोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब किसी भी फंक्शंस का खास करके डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर फंक्शंस के पर्टिकुलर टाइप्स जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जिसे हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है, उसके प्रॉपर्टीज को हमेशा याद रखना है, ताकि हम कैलकुलस के अंडर इनको फिर से वहाँ पर स्टडी कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शंस के डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं।
इसके कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा जिसमें हम फंक्शंस के फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फंक्शंस यहाँ पे हम एग्जांपल में देंगे वो अंडरस्टूड है कि वो सारे फंक्शंस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और उसका हमें डोमेन को यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे एफ एक्स दिया गया है x + 2 / x - 1। एफ एक्स इस फंक्शन का इमेज निकालने का एक्सप्रेशन दिया गया है एफ एक्स x + 2 / x - 1। तो हमें यहाँ पर इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब यहाँ पर डोमेन का मतलब होता है यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसके पॉसिबल वैल्यूज का सेट डोमेन होगा। तो यहाँ पे x का वो सारा पॉसिबल वैल्यूज का सेट जिसके लिए fx का वैल्यू हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद रियल नंबर या उसका सबसेट आता हो, उसी कंडीशन में उस x के पॉसिबल वैल्यूज का सेट यहाँ पे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा फॉर fx = x + 2 / x - 1। अब हम जानते हैं यहाँ fx का एक्सप्रेशन a/b के फॉर्म में दिया गया है और मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन अगर a/b के फॉर्म में दिया जाता है तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यह पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाता है। तो फॉर fx = x + 2 / x - 1 टू बी डिफाइंड, या कह सकते हैं डिफाइंड का मतलब रियल होने के लिए x - 1 यह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो हम मैथमेटिक्स में अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो पूरा टर्म उसे अनडिफाइंड कहा जाता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का एक्सप्रेशन में अगर हम x कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसे डिफाइंड या कह सकते हैं कि रियल होने के लिए x - 1 का वैल्यू उस केस में 0 नहीं होना चाहिए। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 + 1, क्योंकि यह -1 को अगर हम उस साइड प्लेस करते हैं तो यह प्लस हो जाएगा। x डज नॉट इक्वल टू 1। तो इससे हमें यहाँ पर x के सारे वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x = 1 पुट कर देते हैं तो यह हमारा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ हमें यहाँ पे रियल नंबर x के पॉसिबल वैल्यूज में से सिर्फ एक नंबर 1 पर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्शन पाया गया है। तो हम अपने डोमेन में मतलब x के पॉसिबल वैल्यूज में 1 को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए x का जो भी पॉसिबल वैल्यू यानी कि हम जो भी x का यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं वह 1 को छोड़कर यानी कि एक्सेप्ट टू 1 होगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर होगा और इसमें से सिर्फ हमें एक नंबर जो कि यहाँ पे जिस पर ऑब्जेक्शन है 1 उसे बाहर करना होगा। तो रियल नंबर का सेट माइनस एक सेट जिसमें एलिमेंट 1 यहाँ पे दिखाया गया है, यही x का पॉसिबल वैल्यूज होगा। और x के पॉसिबल वैल्यूज जिसे हम यहाँ पर fx के एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं वही फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस सेट 1, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ -1। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। तो यह फंक्शन अगर रियल वैलिड फंक्शन होगा तो इसका डोमेन रियल नंबर में से हमें 1 को बाहर करके सारे सेट के वैल्यू को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, अगर हम मान लेते हैं gx x + 7/x² - 4। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर यह एक्सप्रेशन a/b के फॉर्म में है। तो a/b के फॉर्म में है तो इसे डिफाइंड होने के लिए x² - 4 यह 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर gx = x + 7/x² - 4 टू बी
रियल और डिफाइंड, रियल भी लिख सकते हैं और डिफाइंड भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक्स माइनस 4 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 कब होगा। तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को इक्वेट करना होगा 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हमने 0 के इक्वेट किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4 और उसके बाद एक्स इक्वस टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो इससे हमें एक्स के दो वैल्यू मिलेंगे, एक +2 और दूसरा -2। यहाँ पे x का वैल्यू हमें +2 और -2 मिला, जिससे पुट करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमें यहाँ पे मालूम चल चुका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू को अगर 0 होना है या 0 तभी होगा जब x का वैल्यू +2 और -2 होगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर तो यह 0 हो जाएगा और यह पूरा टर्म अनडिफाइंड या रियल नहीं होगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इस बार रियल नंबर मतलब सारे के सारे रियल नंबर में से हमें सिर्फ दो नंबर -2 एंड +2 को बाहर रखना होगा, बाहर करके x के वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, तो जो पॉसिबल वैल्यूज x के होते हैं जो हम यहाँ पर फंक्शन के एक्सप्रेशन में रख सकते हैं, जिसे यहाँ पे परमिशन मिलता है, वह कहलाता है डोमेन। तो डोमेन रियल नंबर माइनस एक सेट जिसमें +2 और -2 को रखा गया है, यह इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। hx 5/x - 1 + 6/x² - 4 + 8 - x/x - 7 का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह का है। तो फिर से, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म a/b के फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर फिर से इसे रियल होने के लिए जो a/b का कंडीशन है कि b यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर hx टू बी रियल, फर्स्ट टर्म जो कि 5/x - 1 के फॉर्म में है, x - 1 0 नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंड टर्म भी जो कि a/b के फॉर्म में है जिसमें x² - 4 डिनोमिनेटर में है, इसे भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड 8 - x/mod x - 7, तो यहाँ पे mod x - 7 को भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 1, हम जानते हैं x - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये -1 अगर हम उस साइड शिफ्ट करते हैं तो 0 + 1 मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होगा। अब x² - 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 और x बराबर ±√4 मतलब ±2। अब x² - 4 0 तभी होगा जब x की वैल्यू +-2 होगी, तो यहाँ पे x² - 4 भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x² - 4 अगर 0 नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हमें x का +2 और -2 के वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से नाउ mod x - 7 इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे mod x - 7 इक्वल टू 0, तो इससे x - 7 इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू 7, मतलब mod x - 7 की वैल्यू 0 तभी होगी जब x की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर mod x - 7 इक्वल टू 0 नहीं हो उसके लिए हम x इक्वल टू 7 को पुट नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x रियल नंबर, और जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं वह 1 है, -2 है, +2 है एंड 7 है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को छोड़कर रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है वो हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो यह hx का एक्सप्रेशन रियल या डिफाइंड होगा, और इस केस में तब जाकर वह फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर डोमेन रियल नंबर -1, -2, +2, 7, इस 4 नंबर को हमें रियल नंबर के सेट से बाहर करके
अपने डोमेन के सेट को लिखना पड़ेगा। यह आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो फंक्शंस के पर्टिकुलर टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलर रियल वैल्यूड फंक्शंस, पर्टिकुलर रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। इनके डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड ग्राफ, जिसमें हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है कि एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ, जी, एच या कुछ भी, एक फंक्शन होना चाहिए। मतलब एक फंक्शन का नाम है यहाँ पर एफ, लेकिन यह फिक्स है, रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए। कोई भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए। एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के। के क्या है यहाँ पे? के कांस्टेंट है। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स का हम इमेजेस निकालते हैं। देयरफॉर अगर हम 1 f के थ्रू 1 की वैल्यू निकालते हैं, k होगा। इसे एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर बनाते हैं। लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 10, देन f1, चूंकि x अपना वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर से लेगा और हम जानते हैं कि 1 रियल नंबर है, तो फंक्शन के थ्रू 1 का वैल्यू यहाँ पे fx 10 है, 10 होगा। f0 यह भी 10 होगा, चूंकि फंक्शन के एक्सप्रेशन में यहाँ पे कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं, तो हम वहाँ पर x का वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन के थ्रू 0 का इमेज 10 होगा, फंक्शन के थ्रू √2 का इमेज 10 होगा, फंक्शन के थ्रू -1 का इमेज भी 10 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमें इमेज के तौर पे 10 मिलता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप अगर इमेजिन करो यहाँ पे कि अगर हम सारा रियल नंबर यहाँ पर पुट कर चुके होंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इधर इमेज के तौर पे 10 ही मिलेगा। और सारे इमेज के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। तो देयरफॉर यहाँ पे इसका रेंज, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसका रेंज एक सेट होगा जिसमें सिर्फ 10 होगा। ठीक है, अगर यहाँ 11 होता तो इसके रेंज में हम सिर्फ 11 को लिख पाते, या अगर एफ एक्स के एक्सप्रेशन में यहाँ पे -12 होता तो यहाँ पे रेंज में सिर्फ और सिर्फ सेट के इनसाइड मात्र एक एलिमेंट -12 को हम यहाँ पर लिख पाते। तो हर बार की तरह यहाँ पर जो भी एलिमेंट यहाँ पर सेट्स के अंदर आएगा उसमें से जो भी सेट यहाँ पे इसका आंसर होगा उसमें मात्र एक एलिमेंट होगा, और जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसे हमेशा सिंगलटन सेट कहा जाता है, सिंगलटन सेट। तो कांस्टेंट फंक्शन का रेंज सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर और रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होगा। किस फंक्शन का? कांस्टेंट फंक्शन का। अब इसका ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, और यहाँ पे f(x) जो कि y का वैल्यू 10 है इस एग्जांपल में। तो अगर हम ये मान लेते हैं यह 5 है या 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर हम f1 रखते हैं तो 10 होगा। तो f1 मतलब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर आएगा। 2 भी रखते हैं तब भी 10 आएगा, 3 भी रखते हैं तब भी 10 ही आएगा, और 0 और 1 के बीच कुछ भी हम नंबर रखेंगे तो यह 10 इसी हाइट पे फंक्शन का आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे यह y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 10 का ग्राफ है। किसी भी फंक्शन का हम जो कि कांस्टेंट फंक्शन होगा, किसी भी केस में अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, अगर यह 5 होता है f(x) तो यह 5 से पास करता और x एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर यह -2 होता तो यह नीचे -2 से पास करता और x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इट मीन्स इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड पैरेलल टू x एक्सिस।
तो नेचर ऑफ ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन, ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके ग्राफ के नेचर्स को याद रखना है कि ग्राफ का शेप एक स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन होते हुए भी यह हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यह कांस्टेंट फंक्शन का सारा आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज था। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन फिर से रियल नंबर से रियल नंबर में है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे एफ हो, जी हो, एच हो, लेकिन रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस केस में x होना चाहिए। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। तो इस केस में इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन हम इसलिए बोलते हैं कि हमने x पुट किया और हमें x ही मिलेगा, मतलब x का आइडेंटिटी बरकरार रहेगा। ठीक है, जैसे f1 1 मिलेगा, f3 3 मिलेगा, f-2 पुट करेंगे तो -2 मिलेगा, और अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेंड देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे निकाला है, जिस नंबर को हम यहाँ पर रखते हैं x के वैल्यूज के तौर पे, और हमें हमेशा वही नंबर मिलता है y का वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि अगर हम सारा रियल नंबर को पुट कर चुके होंगे तो हमें सारा रियल नंबर ही आंसर के तौर पे मिलेगा, मतलब इमेजेस के तौर पे मिलेगा। तो देयरफॉर रेंज, इसका रेंज पूरा का पूरा R, मतलब डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, ये सारा का सारा डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके ग्राफ को हम यहाँ पे बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3, और इधर भी हम ले लेते हैं नेगेटिव की तरफ, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, यह -1 -2 -3, 1 2 3। तो अगर x 0 होगा, x अगर हम 0 पुट करेंगे तो y मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू होता है y को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, फिर अगर x 1 पुट करते हैं तो y भी 1 होगा, तो x1 y1 यह पॉइंट यहाँ पर आएगा। x अगर 2 पुट करते हैं तो y भी 2 होगा, तो x2 y2 यह यहाँ पर आएगा। उसी तरह से x अगर -1 पुट करते हैं तो y भी -1, मतलब यह पॉइंट x -1 y -1 यहाँ पर आएगा, x -2 y -2, x -2 y -2 यह पॉइंट यहाँ पर आएगा। और बीच के सारे पॉइंट को भी अगर x हाफ पुट करेंगे तो y भी हाफ होगा, यहाँ पर आएगा। इन सारे पॉइंट को अगर हम पुट करते हैं, मतलब इन सारे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यह स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यहाँ पर हो जाता है, और यह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, और साथ ही साथ इस एक्स एक्सिस के साथ यह 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। 45 डिग्री पर इसलिए होगा कि जैसे यह x का वैल्यू 2 है तो यह हाइट भी 2 होगा, मतलब यह अगर 2 यूनिट है तो यह भी 2 यूनिट है, तो यह दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से यह ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दोनों साइड का वैल्यू इक्वल है, इसलिए यह 90 है तो यह एंगल 45 होगा, और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 45 होगा। इसलिए किसी लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री होता है तो वह उसका इंक्लिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड थीटा
मतलब इंक्लानेशन, इसका इंक्लानेशन कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, यह आइडेंटिटी फंक्शन का आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फंक्शन यहां पर मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन, फिर से कोई भी फंक्शन f, g, h कुछ भी हो, यह रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए एंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू यह सिंबल, इसे मॉडुलस ऑफ x कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मॉडुलस ऑफ x के बारे में आपको बताते हैं। यह सिंबल कहलाता है मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑफ x। ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, शॉर्ट में इसे मॉड x भी कहते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मॉड के अंदर अगर x है तो x ही हो जाता है इसका वैल्यू जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब अगर x यहाँ पे रियल नंबर है और अगर यह पॉजिटिव है या 0 है तो इस मॉड x का वैल्यू x होगा। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मॉड के अंदर अगर x है तो इसका वैल्यू माइनस x हो जाता है जब x लेस देन 0। ठीक है, एग्जांपल जैसे f1, तो मॉड 1, अब चूंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है तो आंसर 1 हो जाएगा। f3.2, मॉडुलस ऑफ 3.2 या 3.2, चूंकि 3.2 पॉजिटिव है तो 3.2 ही हो जाएगा। f0, मॉडुलस ऑफ 0 हो जाएगा, चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर हम रखते हैं तो x ही होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉडुलस भी 0 होगा। अब अगर हम निगेटिव पुट करते हैं -3, तो अगर यहाँ पे f-3 तो मॉड -3, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको x लिखना है लेकिन आगे निगेटिव लगा देना है, मतलब -3, यह x का वैल्यू -3 है और इसके आगे माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जब x लेस देन 0 होगा तो उस x के वैल्यू में माइनस मॉड का वैल्यू, उसके इसमें x का वैल्यू जो मॉड के अंदर है उसमें माइनस लगाकर उसका आंसर लिखना है, तो अल्टीमेटली यह 3 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तब भी वह पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर हम f -4/5, तो -4/5 मीन्स -4/5। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पर यह निकला कि अगर हम कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे यहाँ पर मॉड के अंदर, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर अगर हम मॉड के अंदर यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन कर लो कि आपने सारे रियल नंबर पुट कर दिया है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वह हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, लेकिन या तो वह रियल नंबर पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो देयरफॉर इसका रेंज कह सकते हैं r 0+, या इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो 0 to इन्फिनिटी बिफोर। ठीक है, यह इसका रेंज हो गया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इसका रेंज होता है। अब इसके ग्राफ को हम यहाँ पर स्केच करते हैं। इसके ग्राफ को स्केच करने के लिए फिर से हम x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 1 2 3, यह -1 -2 -3 1 2 3। तो अगर x 0 होगा तो मॉड ऑफ y भी 0 होगा। अगर हम x1 लेंगे तो मॉडुलस ऑफ 1 होगा, तो x1 मॉड 1, यह y का वैल्यू भी 1 मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट होगा। x2 लेंगे तो y भी 2 होगा, तो यह पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर x -1 लेंगे तो y मतलब मॉडुलस ऑफ 1 -1, यह भी 1 मिलेगा।
x -2 लेंगे तो यह भी +2 ही वैल्यू देगा, यह यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इसका ग्राफ हमेशा वी शेप का होता है और यह भी 2 स्ट्रेट लाइन होता है, दोनों ओरिजिनेट यहाँ पर 0 से होगा, ठीक है। यह पोर्शन हो गया आपका y = fx = mod x, और यह पोर्शन y = fx = mod x - x। चूँकि इस तरफ x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे -x, y = -x यह लाइन होगा, ठीक है। इस लाइन का इंक्लिनेशन 45 होगा और इस दूसरा लाइन का इंक्लिनेशन थीटा 135 डिग्री, ठीक है। इसका ग्राफ का शेप हमेशा वी शेप होगा, आपको इसको याद रखना है। तो डोमेन हो गया मॉडुलस फंक्शन का रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, और रेंज आपको याद रखना है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और ग्राफ इस तरह का होगा। नेक्स्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन हो, f हो, g हो, h हो, रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए एंड y = fx = यह सिंबल, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x। अब इस सिंबल का मीनिंग हम समझते हैं। यहाँ पे इस सिंबल को बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू अगर इस सिंबल के इनसाइड x है तो इसका आंसर x ही हो जाएगा जब x इंटीजर हो, x इज एन इंटीजर। और अगर इसके अंदर x है और वह अगर इंटीजर नहीं है, मतलब वह कोई फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर है, तो इंटीजर जस्ट बिफोर 2x, कब? जब इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, ठीक है। जैसे एग्जांपल f3, तो f3 का वैल्यू हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x के प्लेस पे 3 रखेंगे और 3 हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर 3 होगा। f-5 यह भी नेगेटिव इंटीजर है, तो इसके अंदर अगर इंटीजर कहा गया है कि अगर इसके अंदर x का वैल्यू इंटीजर है तो वही इंटीजर इसका आंसर होगा। यहाँ पे -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसका आंसर -5 होगा। अब अगर हम लेते हैं 2.5, तो 2.5 इस बार इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x के प्लेस पे 2.5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो 2.5 के जस्ट बिफोर जो इंटीजर होगा वह इसका आंसर होगा। तो 2.5 के पहले बहुत सारा इंटीजर है, 2 है, 1 है, 0 है, उसके बाद नेगेटिव, इसके जस्ट पहले का जो इंटीजर है 2, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से f3.5 यह जानते हैं यह इंटीजर नहीं है, तो 3.5 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है? 3 होता है, ठीक है। f-4.5 मीन्स -4.5। अब -4.5 के जस्ट पहले जो इंटीजर होता है वह -5 होता है, -4.5 के जस्ट पहले -5 होता है, यह इसका आंसर होगा। तो एक यहाँ पर आप पैटर्न देखिए कि हम यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का इमेज निकालने जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, आंसर हमेशा इंटीजर आता है, या तो पॉजिटिव आंसर आता है या नेगेटिव आंसर आता है। और अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर एक बार हम सारे रियल नंबर को पुट कर चुके होंगे तो हमारे पास जो इमेजेस होंगे वह सारे के सारे इंटीजर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए हम इसके रेंज
इसका रेंज जो इंटीजर होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है। अब इसके ग्राफ को थोड़ा सा हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यह 0 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम x 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर होगा, y भी 0 होगा। अगर हम x 1.1 पुट करेंगे, मतलब अगर fx दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अगर हम 1.1 पुट करेंगे 1.1 तब भी 1 होगा, सॉरी 0 होगा, सॉरी f 1.1 नहीं 0.1। अगर हम 0.1 पुट करेंगे तब भी 0 होगा, f 0.2 पुट करेंगे तब भी हमें 0.2, 0.2 इंटीजर नहीं है, जस्ट इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा, 0। तो कहने का मतलब अगर हम 0 से लेकर 0.99 तक पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 होगा y का। और जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो हमारा 1 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू 1 पे चला जाएगा, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर 1.1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा, 1.5 पुट करेंगे तो 1 ही होगा। 2 के पहले तक अगर हम पुट करेंगे 1 पे हमारा ग्राफ यहाँ पे है, उसके बाद जैसे ही हम 2 पुट करेंगे हमारा ग्राफ 2 पे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रास्ते में यहाँ पे हमने यहाँ पे इस ग्राफ में ये खाली मतलब ओपन वैकेंट सर्कल छोड़ा है, क्योंकि 2 पर यह ग्राफ यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ पर होगा, जहाँ पे वैकेंट नहीं होना चाहिए। 2 से 3 तक के पहले का 3 का ग्राफ यहाँ से होगा, 3 का वैल्यू 3 पे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने वैकेंट छोड़ा है, ठीक है। 1 पे यहाँ पर हमने वैकेंट छोड़ा है, क्योंकि 1 पे वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम 0 से लेस आते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर -1 पे चला जाएगा, -1 तक 1 होगा। जैसे ही हम -1 के पीछे आते हैं तो हमारा वैल्यू -1 से पीछे पुट करेंगे तो यहाँ पर -2 पर हमारा ग्राफ वापस चला आएगा, -2 तक यह -2 के लेवल तक रहेगा। -2 से जैसे ही पीछे पुट करेंगे तो हमारा ग्राफ -3 के पैरेलल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ ब्रोकन फॉर्म में है, कहीं पर भी कंटिन्यूस नहीं है, और इसका शेप एक सीढ़ी के स्टेप की तरह है, तो इसके शेप के कारण इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेप फंक्शन। इसके शेप के कारण, क्योंकि इसका शेप एक सीढ़ी के स्टेप की तरह दिख रहा है, 1 स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इसी तरह से स्टेप है, इसलिए इसके फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। मतलब इस फंक्शन को कई बार हम लोग स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर और रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स, और यह इसका ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट है साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हो एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 जब x ग्रेटर देन 0, फिर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू -1 जब x लेस देन 0, ठीक है। जो भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे उसका इमेज 1 होगा, जो भी निगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे उसका इमेज -1 होगा, और 0 का इमेज 0 होगा। यह इसका डेफिनेशन बताया गया है। यानी कि अगर हम 1 पुट करते हैं 1 होगा, 2 पुट करते हैं तो 1 होगा, 3 पुट करते हैं तो 1 होगा, -5 पुट करते हैं तो -1 होगा, -2.6 पुट करते हैं तो -1 होगा,
-√7 पुट करते हैं तो -1 होगा, ठीक है। और जैसे ही 0 पुट करते हैं 0 होगा। मतलब अगर हम सारा पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो हमें इमेज के तौर पे 1 मिलेगा, सारा नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इमेज के तौर पे -1 मिलेगा और 0 का इमेज 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर हम सारा रियल नंबर पुट करेंगे तो हमें 1, -1 और 0, मात्र यही 3 एलिमेंट मिलेगा। तो इसका रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट होगा, 0, -1 एंड +1, -1, 0, 1, यह इसका रेंज हो गया। अब इसके ग्राफ को यहाँ पे हम देखते हैं। ग्राफ तो यह अगर 1 को एज्यूम करते हैं, यह -1, तो अगर हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, यह ग्राफ का पॉइंट यहाँ होगा। लेकिन जैसे ही हम x एक्सिस पे 0 से राइट साइड जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है और ग्राफ का हाइट, चूंकि उस केस में जैसे ही पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे आंसर fx या y का 1 हो जाएगा, तो ग्राफ का हाइट 1 पे चला जाएगा, 1 पे। तो यहाँ पे यह लाइन यहाँ पे वैकेंट है, चूंकि यह लाइन इस जगह पे x = 0, y = 0, ग्राफ ही हमारा यहाँ पर होगा। और उसके बाद जैसे ही हम x के वैल्यू को 0 से राइट और x एक्सिस की तरफ ले जाते हैं तो हमारा ग्राफ जंप करके हाइट 1 तक पहुँच जाता है और यह इधर इसका ग्राफ इस तरह से एक रे होगा। और जैसे ही हम 0 के लेफ्ट साइड x के तरफ मूव करते हैं तो हमारा रियल नंबर का वैल्यू नेगेटिव होता है और हमारा ग्राफ -1 के पैरेलल अपना वैल्यू लेता है। तो यह इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। यह y = fx = 1, यह y = fx = -1 और यह y = fx = 0, ठीक है। यह साइनम फंक्शन का ग्राफ हो गया। डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, रेंज में हमेशा -1, 0, +1 ये होंगे, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको क्लास 11th के फंक्शंस के लेक्चर्स में आपको इसके इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम इसे डिफाइन करके इसके डोमेन और कोडोमेन और रेंज को लिखने जा रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में होगा एंड y = fx = a⁻x, y = fx = a⁻x होना चाहिए। यहाँ पे a > 0 एंड a does not = 1, यह कंडीशन है। यहाँ पर जो बेस है यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 भी आता है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ y = fx = 2⁻x, y = fx = 3/2⁻x, y = gx = e⁻x। यहाँ पे e का वैल्यू एक्सपोनेंशियल, e को एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं और e का वैल्यू लगभग 2.27 होता है, ठीक ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में होगा, लॉग के कॉन्सेप्ट में होगा, e⁻x, ठीक है। तो इस तरह से यह सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रेंज आपको याद रखना है, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है इसका रेंज, ठीक है। इसके डिटेल्स और ग्राफ आपको क्लास 11th के फंक्शंस के चैप्टर्स के लेक्चर्स में मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी फंक्शन हो f, लेकिन इस बार रियल नंबर से रियल नंबर में नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। एंड y = fx = √x, ठीक है।
y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका रेंज चूँकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट जब भी आता है, अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 होगा और पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे इसका रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स 0 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है। यह स्क्वायर रूट फंक्शन का नेचर है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में होगा एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक्सप्रेशन ऑलवेज एक पॉलिनोमियल अगर होता है तो इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो आप देख सकते हैं यह एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है जब वह एक सिंगल वेरिएबल का होता है और हर टर्म में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। जैसे इस टर्म में वेरिएबल है, इसका पावर 2 एक होल नंबर है। इस टर्म में वेरिएबल है, इसका पावर यहाँ पे अगर कुछ नहीं मेंशन है तो 1 है, यह भी होल नंबर है। तो यहाँ पे एफ एक्स का एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री, उसमें जो टर्म जिसका पावर हाईएस्ट होता है वही हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो यह पॉलिनोमियल है, तो यह फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल x टू द पावर 10 माइनस 3/2 x टू द पावर 17 प्लस 2x प्लस 5। तो यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म में जिसमें वेरिएबल है उसमें वेरिएबल का पावर यहाँ पे होल नंबर है और इस कंडीशन में यह पॉलिनोमियल का डिग्री 17 है, ठीक है। hx x प्लस 1 यह भी पॉलिनोमियल है चूंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। आपने 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ एक्स के इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इसलिए इसका रेंज डिफाइंड नहीं है। इसका रेंज हमेशा एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया गया है, कौन सा पॉलिनोमियल, उसके बाद इसके रेंज को फाइंड किया जा सकता है। तो इसका रेंज डिफाइंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर होगा, बस यही डिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि किस सेट से किस सेट में होता है, बल्कि इसका एक एक्सप्रेशन हमेशा दिया जाता है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स पी एक्स बाय क्यू एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स अगर पी एक्स बाय क्यू एक्स के फॉर्म में हो, और यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स बोथ पॉलिनोमियल। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11 और नीचे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। यह रेशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पी एक्स न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वह एक पॉलिनोमियल है और क्यू एक्स डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है यह भी एक पॉलिनोमियल है। तो यह रेशनल फंक्शन के एग्जाम्पल को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो आपको रेशनल फंक्शंस के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, और यहाँ पर एक बार फिर से हम उसे रिकैप करेंगे। जस्ट फंक्शंस के बाद जो चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में जितने भी फंक्शंस को, खास करके मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन और साइनम फंक्शंस, इनका अभी रिलेशन एंड फंक्शंस यानी कि फंक्शंस के चैप्टर्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।